जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ कदम तुम और कुछ कदम मैं, दूर कहीं हम हैं, बस वहाँ तक है चलना। जो एक दूसरे के साथ चलते चलते हम हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे से झगड़ना। परंतु क्या कहता है वर्तमान? क्यों रिश्ते निभाने से डर रहा है इंसान? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एपिसोड नंबर 2 क्या कहता है कानून। और मेरे साथ हैं सूरत की जानी मानी वकील हीरल के पानवाला। पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने समझा भी होगा कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से रिश्ते डाइवोर्स तक पहुंच रहे हैं। और आज इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हम किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतें, कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं जिनकी वजह से शादी के रिश्ते डाइवोर्स तक पहुंच रहे हैं और हम किन से अवेयर रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है हीरल आपका इस शो में, और इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए जो सच में मुझे लगता है कि शायद हर किसी के लिए आज के टाइम पर बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी। अभी आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या वो रीजंस हैं जो शादियों को अफेक्ट्स कर रहे हैं, जो शादियों पर बहुत ज़्यादा शादियों को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, शादी निभाना हर कोई चाहता है। कोई ये नहीं सोचता है कि हम शादी करेंगे और फिर झगड़ा करेंगे और डिवोर्स करेंगे। जी बिल्कुल। बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही है समाज में और आसपास में कि लोग पता नहीं इस कगार पे पहुंच जाते हैं कि वो लोग डिवोर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। मेरे पास अभी जो केसेस आते हैं उसमें कुछ जैसे पैटर्न हम देखते हैं ना कि सिमिलर पैटर्न पे हमको पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। मुझे जो लग रहा है कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया, दैट इज वन वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, तो मतलब सबसे पहला जो मतलब आपको लगता है कि सोशल मीडिया बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, और उसके काफ़ी तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा जो मैं मानती हूँ वो ये है कि आजकल के चेंजिंग सिनेरियोज में बच्चे जो कपल हैं वो कुछ और चाहते हैं, उनके माँ बाप कुछ और चाहते हैं। उन्होंने एक अलग तरीके से अपना जीवन जिया है, बच्चे अलग तरीके से जीना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं कन्फ्लिक्ट आता है। जनरेशन गैप है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस या मैं बोलूँगी इंटरफियरेंस, वो भी एक कारण बनता है। मतलब पेरेंटल गाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी नहीं लग रही अभी, जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव होनी चाहिए पर इतनी दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग में गैप है। और तीसरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो तीसरा इम्पोर्टेंट कारण मैं जो समझती हूँ वो ये है कि जो यूथ कपल का जो माइंडसेट है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो लोग जिंदगी से कुछ और चाहते हैं और वो पता नहीं मैरिज को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। जो ट्रेडिशनल मैरिज की जो सोच है या जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैरिज है उसको नहीं शायद समझ पा रहे हैं। तो ये 3 मेजर कारण मुझे लग रहे हैं। बेसिक चीज़ें बताई है जो शादी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो चलो हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। सबसे पहले आपने बताया सोशल मीडिया, तो कैसे केसेस आ रहे हैं और किन किन बातों से वाकई में लोगों को अवेयर रहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि आज सोशल मीडिया से हर कोई अफेक्ट हो रहा है। टीनेज बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं और यंग कपल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे कपल्स के बीच में जब टू मच यूज ऑफ फोन एंड इंटरनेट आ जाता है तो जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं वो नहीं करते। नहीं हो रहा। मेरे पास एक लाइन थी, वो ये बताई कि मेरे जो हस्बैंड है वो 8 बजे आते हैं काम से, फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, फिर वो 1 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं। चलो अच्छी बात है, पेरेंट्स बोले वो 10 बजे रूम में आते हैं, फिर 10 बजे से 12 बजे तक फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। तो हम लोग की कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाती, हम लोग की कोई पर्सनल टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। तो वो हस्बैंड जो है वो फ़ोन में ही लगा रहता है। तो ये एक जो है ना कि सोशल मीडिया के ओवर यूज़ की वजह से कपल्स एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे। वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि जो ट्रस्ट है, जो बॉन्ड है, कमिटमेंट है, वो कहीं जुड़ नहीं पाता, बिल्डअप नहीं हो पाता। एक और मैं आपको बात बताऊं तो सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं कपल्स में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे कपल्स को देख के लगता है कि अरे वो लोग कितना अच्छा जी रहे हैं और हम लोग की ज़िंदगी तो बड़ी बेकार सी चल रही है। हम लोग की ज़िंदगी में वो एक्साइटमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जैसे कुछ कपल्स बहुत अच्छा वेकेशन ले रहे हैं, लग्जरियस डिनर्स ले रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं और उसको वो लोग पब्लिकली शो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं अपने घर में अपना सादा सीधा जीवन जी रही हूँ
और हस्बैंड के साथ सब अच्छा चल रहा है, पर वो जो एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि अरे यार वो लोग कितना अच्छा जी रहे हैं। अब मतलब मोस्टली मुझे लगता है इंस्टाग्राम रील की बात कर रहे हो। कपल गोल्स जो बोलते हैं, कपल गोल्स। तो लोग कपल गोल्स को देख के सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन में ये एक्साइटमेंट नहीं है, और मेरा पति मेरे लिए इतना नहीं करता है जो उस रील में उसके पति ने किया। तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहूँगी। मेरे पास एक कपल आया था, आई वॉज नोन टू बोथ द पार्टीज एंड दे आर वेरी वेल नोन पीपल। तो दोनों मेरे पास आए और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात करने लग गए। तो मुझे बस खाली उन लोग के बीच में टर्म्स कंडीशंस सेटल करवा के आई हैड टू फाइल फॉर देयर म्यूचुअल डिवोर्स। अब मैं जब उनको मेरी ऑफिस में मैंने उनको अपॉइंटमेंट दिया और मैंने उनको सुना, तो मुझे लगा, मतलब मैं खुद शॉक हो गई, क्योंकि मैं 4-5 दिन पहले मैंने फेसबुक पे उनकी पोस्ट देखी थी जिसमें वो लोग कपल गोल्स के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत जैसे बहुत अच्छा बहुत लाइवली। तो मैंने फिर पूछ लिया कि आप लोग की जो सोशल मीडिया लाइफ है वो देख के ऐसा नहीं लगा कि आप लोग के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है? तो बड़े ही आराम से उन्होंने बोला कि वो अलग बात है, वो हमें दिखाना पड़ता है कि हमारे बीच में सब अच्छा चल रहा है। कई बार क्या होता है ना, वो सोशल एक स्टेटस का, ये सोशल स्टिग्मा का उनका फेक आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी उनको दिखानी पड़ती है कि सब चंगा सी। घर में दंगा सी, बस यहाँ पे सब चंगा सी। तो ऐसे मतलब इसलिए मैं कई लोगों को बोलती हूँ, जो क्लाइंट्स फिर ये बोलते हैं ना कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये नहीं करता, ये मेरी वाइफ ये नहीं करती, मैं बोली ये सब कहाँ एक्सपेक्टेशन कहाँ से लाते हो? मैंने बोला अगर आप सोशल मीडिया से अगर ला रहे हो तो सोशल मीडिया पे सब फेक है, आप उसकी रियल लाइफ की वजह से रियल लाइफ को खराब मत करिए। तो वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है। दूसरी एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि सोशल मीडिया में अभी आप देखेंगे ना तो ब्रांड्स प्रमोशन बहुत होते हैं, शॉपिंग साइट्स बड़ी फॉलो करती है। बिल्कुल। तो बीवियाँ जो है ना वो ये चाहती है कि मैं शॉपिंग करूं और मैं लैविश लाइफस्टाइल जीऊं, पर शायद उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या हस्बैंड की जो इनकम है वो इतना अलाउ नहीं कर सकती। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि एक डिससेटिस्फैक्शन आता है। तो सोशल मीडिया अपने फ़ोन में है बट वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है एंड मैरिजेस को खास करके इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस दे रहा है कि लोग रियलिटी को नहीं देख पा रहे। जी और वो रियल लाइफ ही जीना चाह रहे हैं। ऐसा वाला सीन है। पेरेंट्स पे जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स की भूमिका, पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत अच्छी अभी जो नहीं दिख रही, तो ऐसे कौन से केसेस आपको लगे जो आपको लगा कि मतलब लड़के की साइड से पहले अपन बात करते हैं फिर लड़की की साइड से बात कर सकते हैं कि आपको लगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पे बहुत गलत रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट्स? देखिए मैं आपको बताऊँ कि पेरेंट्स जो हैं, जैसे आपने बोला हस्बैंड की साइड से, हमारे सूरत में आप देखोगे ना तो कहीं बिजनेस फैमिलीज ऐसी है कि जिसमें फादर का मेन बिजनेस होता है जॉइंट फैमिली में, और हस्बैंड इज उसको ज्वाइन करते हैं और फादर के बिजनेस में ही साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। अब एक मेरे पास केस ऐसा था कि द हस्बैंड हैड जॉइंट फादर्स बिजनेस, और फादर इन लॉ जो है वो उनको 50,000 सैलरी देते थे बिजनेस संभालने के लिए। इनकम ऑफ कोर्स जो ससुर है वो ये मानते हैं कि ये सब तो मेरा है, यू आर जस्ट अ सैलराइड एम्प्लॉय। ठीक है। तो हस्बैंड को बिजनेस में लिमिटेड सैलरी पे रखते हैं, और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वाइफ की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि मैं अच्छे से जीऊँ, मैं बहुत बड़े खानदान की बहू हूँ, पर जो ससुर होते हैं वो लिमिटेड में रखना चाहते हैं। तो और हस्बैंड्स लोग भी इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ बिजनेस में हैं, फादर ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो उनको उनकी लाइफ को कंट्रोल्ड बनाती है, और वो लोग अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले पाते। एक्चुअली एक पारंपरिक उनका जो चला आ रहा है वो उसी को फॉलो करना चाहते हैं, उन्हीं रिवाजों को। तो देखो ये बात बहुत अच्छी है कि अगर बेटा ही बाप का बिजनेस संभाले तो बहुत अच्छा है कि वो ग्रोथ कर पाता है, पर अगर कहीं ना कहीं फादर का जो इन्फ्लुएंस है या उसका जो थिंकिंग है अच्छा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंट्रोलिंग वे में कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं वो लोग, तो वो कहीं ना कहीं जो मामला है वो बिगाड़ा करती है। और ये जो पर्टिकुलर केस की बात करी उसमें फादर इन लॉ जो है वो हस्बैंड को बिजनेस के माहौल में कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी बीवी जो है
वो वाइफ को घर के माहौल में कंट्रोल कर रही है। बट कभी ऐसा मैंने देखा है कि सास ससुर का एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कि भाई नौकर के हाथ का नहीं खाएंगे, हम तो तुम्हारे बहू के हाथ का खाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो मैरिज को अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग की बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार व्यवहार सब है, पर ये माहौल की वजह से हस्बैंड स्टैंड नहीं ले पाता है, क्योंकि हस्बैंड को ये लगता है कि मैं स्टैंड लेने जाऊंगा तो मेरा तो फिर करियर स्पॉइल हो जाएगा और घर की शांति स्पॉइल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो वाइफ को वहाँ पे घुटना पड़ता है और फिर वो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। क्योंकि एक लिमिट भी आती है ना, एक लिमिट आती है। ऐसा सिमिलर केस मैं आपको बताऊं, सेम यही सेटअप कि हस्बैंड जो है वो फादर के उसमें एक्टिव है, पर वहाँ पे वाइफ की फैमिली की तरफ से दिक्कत है। दिक्कत कैसी है मैं बता दूं। जो वाइफ के फादर है और मदर है वो ये चाहते हैं कि भाई तुम कितने टाइम तक जॉइंट रहोगे, तुम अपना हिस्सा मांगो, तुम अलग हो जाओ। अब सब अच्छा चल रहा है तो वो क्यों अलग होगा। वहाँ पे मान लीजिए कि हस्बैंड के जो माँ बाप है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइफ के माँ बाप की ये एक जिद बोल दो या डिमांड बोल दो कि आप अपना हिस्सा लेके अलग हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो वो चीज़ें भी आती है। और फिर उनकी बात क्या होती है कि वो लोग शायद डायरेक्टली नहीं बोलते, वो लोग अपनी बेटी को सिखाते हैं कि तुम ऐसा बोलो, तुम्हारे को स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हारे को हस्बैंड पे काबू रखना चाहिए, कंट्रोल उसका वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो होती है ना वो घर की शांति बिगाड़ा करती है, भंग करती है। तो इसका जो हम जो बात कर रहे हैं उसका निष्कर्ष मैं ये मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेरेंट्स का, हस्बैंड के पेरेंट्स का और वाइफ के पेरेंट्स का, दोनों का कहीं पे भी ओवर इन्वॉल्वमेंट या ओवर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एक केस मेरे पास ऐसा आया था कि शादी को बहुत कम टाइम हुआ था, झगड़े चालू हो गए। तो वो लोग कि जब हम पूरी बातें सुनते हैं तो उसमें ये निकला कि मैडम वो लोग तो शुरू से ही बहुत सारा डिमांड करते थे, मतलब हस्बैंड की फैमिली बोल रही है कि जो लड़की वाले हैं वो तो शुरू से हमारे को शादी का हम जब देखने का रखा था, मतलब उल्टा हो रहा है। हाँ, ऐसा भी हो रहा है कि हस्बैंड नहीं, मतलब गर्ल्स की फैमिली ये बोल कि आप शादी के टाइम पे हमारी बेटी को कितना ज्वेलरी चढ़ाओगे। अच्छा। फिर ये भी पूछते हैं कि आपके घर में नौकर चाकर कितने हैं, और घर खर्चा कौन चलाता है, और जो हस्बैंड की जो इनकम है वो कौन रखता है। तो ये शुरुआत से क्वेश्चंस आने लग गए हैं। अब उसको अच्छा माने या बुरा माने वी डोंट नो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि चलो माँ बाप जानना चाहते हैं कि बेटी जब दे रहे हैं तो क्या सेफ्टी है, सिक्योरिटी क्या है। बट कहीं ना कहीं सामने वाले को थोड़ा ये ओवर इंटरफियरेंस लगता है। 100% तो वहाँ से क्या होता है कि ट्रस्ट डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है शुरू से ही। फिर बाद में कोई चीज़ खराब होती है ना तो ये सोचते हैं कि ये लोग तो शुरू से ही ऐसे थे, लालची थे ये लोग तो, ये लोग तो शुरू से ही नेगेटिव थे। तो वो वाली बातें आती है। हाँ, नहीं मतलब ये वाकई में बहुत बड़ी बात भी है। एक्चुअली मेरे को ऐसे फीलिंग आती है ना इन सारी जगह पर कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस लायक बनाना चाहिए कि वो खुद कमा सके और खड़े हो सके, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो ना। मतलब लड़के के पेरेंट्स को जाना चाहिए कि उसकी फैमिली हमें क्या दे रही है, ना इधर जाना चाहिए कि उसकी फैमिली हमें क्या दे रही है। हाँ। दोनों स्टैंड हो, दोनों अपनी कमाई से अपना घर बनाओ ना भाई। हाँ। क्यों तुम दूसरे पे डिपेंड हो। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ओके, अब हम चलते हैं कि आज का हमारा यूथ, हमारा कपल माइंडसेट क्या है और क्यों मतलब इतनी धूमधाम से एकदम फेरी टेल वाली शादियां होती है और वो विदिन 6 months न्यूज़ आने लगती है कि वकील। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है आपको, क्या केसेस आ रहे हैं? इसमें देखिए जो यंग कपल माइंडसेट है ना उसमें मैं कुछ बातें बताऊंगी आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि कपल्स जो है ना वो अभी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट शायद देना नहीं चाहते। ओके। कमिटमेंट ही उनको लायबिलिटी लगता है। अच्छा, दूसरा ये से भाग रहे हैं। हाँ। ओके। दूसरा ये कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि शादी कर ली तो भले क्या कर लिया हमने, कि वो हमारे को तो हाथ पे रखेंगे, पलकों पे रखेंगे, वो वाली बातें नहीं पॉसिबल है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। फिल्मी बातें सारी होने लग गई हैं। ओके। और ये भी मैं देखती हूँ कि काफ़ी कपल्स ऐसे हैं कि जो बोथ आर इक्वली एजुकेटेड, दोनों अच्छा कमा रहे हैं, दोनों बाहर बहुत मेहनत करके घर पे आते हैं, बट घर पे आने के बाद ऐसा होता है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है। मतलब हस्बैंड फिर भी ऐसे टांगे फैला के रिमोट कंट्रोल से मैच देखते हैं
और जो वाइफ्स है वो आके फटाफट खाना बना के खिलाती है। तो वो जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हस्बैंड्स को भी काम साथ में करना है, हाथ बटाना है। तो ये कुछ बातें ऐसी है ना कि जो कपल्स का जो शादियां हैं वो ख़राब कर रही है। तो ऐसे कौन से केसेस आए मतलब आप? मैं आपको एक केस बताऊंगी। उनकी शादी हुई, वो लोग हनीमून पे गए और हनीमून पे कोई अच्छे फॉरेन डेस्टिनेशन यूरोप गए थे। अब यूरोप में तो ऐसा है कि देखो, एक तो फ्लाइट का ही खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पे आप जाते हो तो ऑब्वियसली स्टेज और वो सब बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप्स रहती है। और यूजुअली कोई भी इंडियन हमारे यहाँ से कोई भी जाएगा तो वो टैक्सीज नहीं करते वहाँ पे, वो लोग या तो ट्रेन, ट्यूब्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो हमारे एक केस में ऐसा हुआ था कि जब लड़का अपनी डिटेल्स दे रहा था तो उसने बोला कि मैंने उसको पूछा कि कब से प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तो बोले मैडम हनीमून से ही शुरू हो गई। तो मैंने बोला कहाँ गए थे हनीमून पे? बोले हम तो ऐसे यूरोप टूर पे गए। तो मैंने बोला बढ़िया है, तो क्या हुआ वहाँ पे? तो बोलते कि मैडम वो तो इतना अपने आप को प्रिंसेस समझ रही है, क्या समझ रही है। वो बोलती है कि मैं तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में मैं नहीं बैठूंगी, मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगी, मैं तो प्राइवेट टैक्सी करूँगी। प्राइवेट टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह जाने का अगर इंडियन रुपीज़ में गिरो तो 20,000 रुपये, तो वो तो कैसे हो पाएगा। तो बोले वहीं पे झगड़ा हो गया और बोले तुम्हारे में तो औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे को अच्छी लाइफ देने की। तो वहाँ से ही झगड़े शुरू हो गए। अब वहाँ पे तो चलो कैसे भी करके वो लोग आ गए वापस इंडिया, यहाँ पे भी रहे, बट उसकी जो बातें थी उसको ऐसा लगा कि द वाइफ हैज़ मैनी बिग फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कि मुझे डिज़ाइनर बैग्स चाहिए, मुझे डिज़ाइनर कॉस्मेटिक्स चाहिए, मुझे ये फलाने कॉन्सर्ट में ले जाओ। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये लोग ड्रीमी लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, परफेक्ट लाइफ चाहिए उनको। हाँ, मतलब और परफेक्ट लाइफ भी कौन सी जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, वो वाली परफेक्ट लाइफ है इनके हिसाब से। मतलब गजब का सीन है सच में, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है सारी बातें कि कैसे लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में, रियलिटी को भूल जाते हैं। नहीं तो शादी मतलब एक ऐसा वाला बंधन हो जाए कि शादी होने के बाद पति की इज्जत आपकी इज्जत और पत्नी की इज्जत आपकी इज्जत। हाँ। आपका स्टेटस, आपकी सारी चीज़ों की चिंता आप दोनों को मिलकर करनी है। एक ही हो, अलग हो ही नहीं। अगर मतलब आप अपने आप को एक ही मानते हो तो आप खर्चा नहीं कराओगे इतना। आप सोचोगे कि पैसे बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो सोच होनी चाहिए। मतलब मैं तो खुद अभी भी हम बाहर जाते हैं, क्या इतना क्या करना है, काम कर लो भाई। मतलब हम तो उल्टे हैं बिल्कुल। तो वो ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती है। और एक्सपेक्टेशंस लड़कों की तरफ से भी होती है। उनको अपनी वाइफ एकदम ब्यूटीफुल, स्लिम एंड ट्रिम चाहिए, भले वो खुद गंजे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, उनको उससे लेना देना नहीं है, बट वाइफ जो है वो एकदम ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, जो मतलब दूसरों की बीवी सुंदर है तो मेरी बीवी भी सुंदर होनी चाहिए, तो वो सब भी ऐसे केसेस भी आते हैं। दे डोंट लाइक देयर वाइफ एनीमोर। वो फिजिकली अपीयरेंस उनको बहुत अच्छी चाहिए, मेंटली चाहे कहीं जाए कुछ भी। तो वो वैसे भी मतलब एक्सपेक्टेशंस आते हैं। एक मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास एक केस ऐसा था कि जो डॉक्टर कपल थे। अब डॉक्टर थे, दोनों साथ में हॉस्पिटल रन करते हैं और दोनों मतलब इक्वल नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट करते हैं अपने काम काज के लिए। दोनों का वर्क प्रेशर सिमिलर है, दोनों की कमाई सिमिलर है और स्ट्रेस लेवल्स भी ऑफ कोर्स दोनों के एक जैसे हैं। तो हस्बैंड की कंप्लेन ये है कि मेरी वाइफ है ना घर पे आके मेरी मम्मी का हाथ नहीं बटाती है। वो मेरे खुद के क्लाइंट थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप बटाते हो? तो बोले मैं कैसे बटाऊंगा। तो मैंने बोला सी आप भले मेरे क्लाइंट हो, बट आई हैव टू टेल यू दैट शी इज़ इक्वली वर्किंग हार्ड। बिल्कुल ठीक। तो आप फिर ये ट्रेडिशनल सोच रखेंगे कि वो आके आपकी मम्मी का हाथ बटाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये आप तभी बोल सकते हो कि आप खुद करते हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो ये मतलब देखा है मैंने कि एजुकेटेड और अच्छे खासे परिवार के जो जेंट्स होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि भले वो बाहर का कर रही है, हम अलाउ कर रहे हैं, बट उसको घर तो संभालना ही है। तो वो उस हिसाब से प्रेशर डालते हैं, मेंटली उस पे प्रेशर डालते हैं। और ये ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो ज़्यादा समझते नहीं है, समझदार एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी ये थिंकिंग है
तो ये भी कंसर्निंग है। नहीं सीरियसली मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि लड़का हो या लड़की दोनों को खाना बनाना भी प्रॉपर आना चाहिए, घर का काम भी प्रॉपर आना चाहिए। लाइफ स्किल है, सब चाहिए। ये सिर्फ लड़के के काम की नहीं है, लड़के के भी पूरी काम की है। मेरी तो हालांकि 2 बेटियां हैं, पर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके बेटे हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि अपने बेटों को बराबर से तैयारी करवा दो। अगर आप थोड़ा सा इंडिया से बाहर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा हम तो बहुत सुखी हैं कि हमारे पास नौकर चाकर है। हाँ। बाहर आज यूके में, यूएस में उनके पास नौकर चाकर नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रॉपर्ली सारा ही काम करते हैं। सारा करते हैं, ये खाना बनाता है तो दूसरा है ना, बर्तन धोता है। उसमें कोई बुराई नहीं लगती किसी चीज़। तो ये चीज़ें तो हमारी मेंटल लेवल को मतलब बताती है कि हम कहाँ सोच रहे हैं। पर ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरी पहचान में एक कपल ऐसा है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ का हाथ बटाना चाहता भी है ना, तो वहाँ पे जो सास है उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि मेरे राजा बेटे से काम करवा रही है। तो जो हमने बात की पेरेंटल इन्फ्लुएंस की, हाँ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है। बिल्कुल सच्चाई है ये। हाँ, पहले से चेंज हो रहा है लेकिन धीरे अभी टाइम लगेगा चेंज होते हुए। एक और भी बहुत सोचने वाला किस्सा है कि एक कपल ऐसा है जो 6 साल से उनका मतलब लव अफेयर चला और बहुत अच्छा, मतलब एज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड दे वर कमिटेड। बहुत बोले हम लोग ने ट्रैवल बहुत किया, हमने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए, हमने बहुत घूमे फिरे, बहुत मज़े किए, हम कैफ़ेज़ गए, हमने लाइफ एंजॉय की। फिर मैंने बोला फिर क्या किया, तो बोले फिर हमने शादी की, और शादी के बाद 6 महीने में वो छोड़ के चली गई और बोले अब 2 साल से हम अलग रह रहे हैं। मैं सोचती हूँ 6 साल से एक साथ और 6 महीने भी एक साथ नहीं। मैंने बोला तुम 6 साल से तो बोले बहुत मज़े किए, 6 महीने में क्या हुआ? तो वो बोलते कि मैडम क्या था कि हम जब एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हम लोग जीवन मतलब हमारा एंजॉय कर रहे थे, तब क्या था कि तब हमको रियलिटी चेक्स नहीं मिले थे। हम खाली जो अच्छे फन पार्ट जो है वो साथ में एंजॉय कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। शादी के बाद तो बोलते हैं ना वो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो वो जॉइंट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉइंट डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिलीज़ के साथ एडजस्ट नहीं हो पाना, फिर शादी के बाद तुम बदल गए हो, अभी शादी से पहले अलग बात थी, शादी के बाद एक अलग रोल में हो, तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। वो जो लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट है वो पहले से ही धाराशायी होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा उनके केस में, तो ऐसा लगा कि जब अच्छा चल रहा था, जब व्हेन द फन वाज गोइंग ऑन, वो बोलते हैं रोलर कोस्टर राइड चल रही थी कि जब तक एडवेंचर है, मजा आ रहा है। हाँ, अब वो राइड खत्म हो गई, आप आ गए हो, अब बोरिंग सा लग रहा है, अब बर्डन सम लग रहा है, तो वो नहीं निभा पा रहे। तो मतलब लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से डर है, काफ़ी कपल्स में है वो डर। एक मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि पहले के ज़माने के लोग हैं ना, चीज़ें या रिश्ते उसको अगर बिगड़ते थे तो रिपेयर करने का कोशिश करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। आज के ज़माने में चीज़ें या रिश्ते रिप्लेस करने का सोचते हैं। बिल्कुल सही है। समझ में नहीं आ रहा में और फोटो में और सब में, मतलब फोन में रिप्लेस वाला जो बटन है ना, वो एक्चुअली उन्होंने सबने लाइफ में डाल लिया है कि जो भी चीज़ गड़बड़ हो उसको रिप्लेस कर दो। हमारे एक है संबंधी है, वो मतलब ऐसे हैं कि घर में अगर कुर्सी भी टूटी है ना तो उसको स्क्रू लगा के फिट करके उसको चलाएंगे, क्योंकि वो ओल्ड मेंटालिटी ऐसी थी कि आई है घर में चीज़ आई है तो उसको फेंकेंगे थोड़ी, उसको चलाएंगे। और आज क्या होता है कि आपका एक बोलते हैं ना कि एक छोटा सा कुछ खरोच भी आ जाता है ना तो बोले कि भाई इसको फेंको, नया ले आओ। तो वो मेंटालिटी रिश्ते में आ गई है कि ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, रिप्लेस कर दो, और फिर वहाँ पे सोचते हैं कि डिवोर्स कर लो, छुटकारा ले लो। मतलब कितना ईजी है, ऐसे दाल चावल के जैसे खा रहे, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आने लग गई ना एकदम। तो रियली बहुत अच्छी बातें बताई आपने हीरालाज, और मुझे लगता है कि शायद दर्शकों को इन सारी बातों से बहुत तरह का आइडिया लगा होगा, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम दोनों ये बताने वाले नहीं हैं, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं और शायद पूरे एपिसोड को देखकर आप लोग को ये जरूर आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बात रही आज के ज़माने की, तो ये हमारी भारतीय परंपरा है, शादी हमारा पूरा भारत का जिसको बोलते हैं ना कि बेस ही है कि हमारा मतलब बड़ा खानदान, बड़ा कुटुंब, बड़ा परिवार और सालों से निभाते हुए रिश्ते, ये शायद हमारी पहचान भी है। तो इसे हमें नहीं खोना है अगर, तो हमें इन सारी बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और शादियाँ डाइवोर्स तक ना पहुँचे, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, यूथ को भी और समाज को भी। तो थैंक यू वेरी मच इस शो को देखने के लिए, और आपको कैसा लगा ये शो, कैसी लगी हमारी बातें, ये ज़रूर हमें आप खुल के बताइए, और कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमें यहाँ पर लेकर आना चाहिए वो ज़रूर बताइएगा।
तो थैंक यू वेरी मच हीरल, इतनी अच्छे अच्छे केसेस और सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि केस के जरिए बहुत ईजी हो जाता है लोगों को समझना कि क्या चल रहा है समाज में। जी बिल्कुल, लोगों को अभी क्या चल रहा है वो सच्चाइयाँ पता चलती वो है। सच्चाइयाँ और पता चलती है। पता चलेगा तो कहाँ पे हमें ये गलत रास्ता नहीं चुनना है और सही रास्ते पे जाना है, वो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के रंग रश्मि के संग को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं हम फिर क्या कहता है कानून के एपिसोड 3 में। धन्यवाद।